अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करेंगे मौसम से। फरवरी के बाद मार्च का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिल रहा है। ये बदलाव आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान है कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है, जिसके असर से पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। जबकि पूर्वी भारत के दिन बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश होने की संभावना है। देश के 3 पहाड़ी राज्य और तीनों में ही बर्फबारी। मार्च के महीने में मौसम का ये अजब गजब मिजाज जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों तक दिखाई दे रहा है। दिसंबर और जनवरी में ये पहाड़ी राज्य जहां बर्फबारी से वीरान पड़े थे, वहां अब जमकर बर्फबारी हो रही है। ये तस्वीरें देवभूमि उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम की हैं, जहां बर्फबारी के चलते इस देव धाम की खूबसूरती में 4 चांद लग चुके हैं। ऊंची वादियों से लेकर मकान और दुकान, मंदिर का शिखर, सब जगह इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बर्फ का कब्जा है। पहाड़ों में जिस बर्फबारी का इंतजार दिसंबर और जनवरी से था, वो अब मार्च में देखने को मिली है। इस समय पहाड़ों में 3 दिन की बर्फबारी के बाद हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। चाहे वो पहाड़ी चोटियां हो, फिर ऊंचाई वाली जगह हो, या फिर हिमालय की जो ऊंची वाली रेंज है, इसमें पूरी तरह से बर्फ से लकदक हो चुकी है। सबसे पहले बात करें श्री बद्रीनाथ धाम की, तो बद्रीनाथ धाम में सबसे ज्यादा बर्फबारी इस समय रिकॉर्ड दर्ज की गई है। बद्रीनाथ धाम में जाने वाला मार्ग भी हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ तक बर्फ की आगोश में आ गया है, जिस कारण मार्ग बंद हो गया है। वहीं उत्तराखंड में जो मशहूर स्की रिजॉर्ट औली है, स्कीइंग विंटर स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है, यहाँ पे भी इस बार जमकर बर्फबारी हुई है। इतनी बर्फ की उम्मीद नहीं थी, लेकिन 3 से 4 फीट की बर्फ जो है निचले औली से ऊपरी औली तक हुआ है। इन देव धामों के अलावा राज्य के पर्यटन स्थल भी बर्फबारी से गुलजार है। लिहाजा इस खूबसूरती का आनंद उठाने और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए सैलानी बड़ी संख्या में पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। जो यहाँ पे औली में बहुत हैवी स्नोफॉल हुआ है, जिससे कि अभी जो स्लोप है यहाँ पे 2 से 3 फीट यहाँ पे बर्फ है अभी। और अभी और वेदर और बता रहा है कि स्नोफॉल होने के चांस है। और सबसे खुशी की बात यह है कि यहाँ पे जो नेशनल गेम होना है, बिल्कुल बहुत अच्छा बर्फ है। नेशनल गेम आसानी से इजिली यहाँ पे हो जाएंगे। कुछ इसी तरह का मौसम का मिजाज पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है, जहाँ फरवरी के बाद मार्च के महीने में जमकर बर्फबारी हुई है। चाहे कुल्लू मनाली हो या फिर लाहौल स्पीति, बर्फ की सफेदी हर ओर नजर आ रही है। कई इलाकों में तो 4-5 फीट तक बर्फ जम चुकी है, जिसके चलते आम जनजीवन खास प्रभावित हो रहा है। कहीं बिजली की सप्लाई पर असर पड़ रहा है, तो कहीं पीने के पानी की दिक्कत खड़ी हो गई है। और तो और रास्तों के बंद हो जाने से आवाजाही पर भी असर देखने को मिल रहा है। ऐसे हालात में लोगों की मदद के लिए सरकारी एजेंसियों ने पूरी ताकत लगा दी है। उधर जम्मू कश्मीर के भी कई इलाकों में बर्फबारी की वजह से कई अहम रास्ते बंद हो चुके हैं। लिहाजा इन रास्तों को खोलने के लिए बर्फ हटाने वाली मशीनों को काम पर लगा दिया गया है, ताकि जल्दी से जल्दी आवाजाही को बहाल किया जा सके। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से पहाड़ों पर बर्फबारी हुई, तो मैदानी राज्यों में इसका असर दिखाई देना शुरू हो गया। ठंडी हवाओं के चलने से न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके चलते मार्च के महीने में लोगों को फिर से ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में आज रात से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने की संभावना है, जिसके असर से फिर बारिश और बर्फबारी होने के भी आसार हैं। पश्चिम विक्षोभ जो है वो आज रात से और कल से सक्रिय होगा।
लेकिन ये पर्सन एक्सोप जो है ये लाइट टू मॉडरेट इंटेंसिटी का है, बहुत एक्टिव नहीं है, और इसका असर जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इसके जो मध्यम और ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पे ज्यादा देखने को मिलेगा। और हिमाचल प्रदेश के जो निचले क्षेत्र हैं, प्लेन के जो इलाके हैं, जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, सिरमौर, यहाँ इसका असर कम देखने को मिलेगा। और मध्यम और ऊंचाई क्षेत्रफल, मध्यम और ऊंचाई जो है क्षेत्र के जिले हैं, जिसमें मुख्य तौर पर चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होगी। अगर मौसम विभाग की ये भविष्यवाणी सही साबित हुई तो पहाड़ों पर फिर से बर्फबारी देखने को मिलेगी। लिहाजा मौसम विभाग की इस चेतावनी को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है, ताकि अगर कहीं पर भी अवलांच आए या फिर सैलानी फंस जाए या रास्ते बंद हो जाए तो लोगों की मदद तुरंत की जा सके। उत्तराखंड से कमल नयन सिलोड़ी, हिमाचल प्रदेश से मनिंदर अरोड़ा और चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको दो ऐसे छात्रों के बारे में बताते हैं जो अपने ज्ञान के बूंदे नोएडा से नासा तक का सफर तय करने वाले हैं। इन छात्रों का नाम है उत्कर्ष और ओम, जिनके बनाए साइंस मॉडल वैज्ञानिकों को इतने पसंद आए कि उनका चयन नासा की ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज में हुआ है। अब ये दोनों छात्र 18 से 20 अप्रैल तक होने वाली नासा की प्रतियोगिता में एनसीआर के दूसरे 16 छात्रों के साथ भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये चंद लाइनें इन दोनों छात्र उत्कर्ष और ओम पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं, जो अपनी लगन और ज्ञान के बूते नोएडा से नासा तक का सफर तय करने वाले हैं। दोनों ही छात्रों ने एक साइंस कंपटीशन में भाग लिया था, जिसमें उत्कर्ष ने बेहद ही किफायती वायरलेस इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर बनाया। तो इसी साइंस मॉडल के आधार पर उनका चयन नासा के ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज के लिए हुआ है। ग्रेटर नोएडा में दादरी का एक छोटा सा गांव और इस गांव का एक छोटा सा बच्चा उत्कर्ष, जिसकी उम्र अभी महज 15 साल की है, 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम दे रहा है। लेकिन अब उत्कर्ष इसके भी आगे नासा जाने वाले हैं और नासा में वो एक टीम के साथ एक रोवर को रिप्रेजेंट करेंगे। बताएंगे कि किस तरह से रोवर एक नए तरीके से बनाया जा सकता है और उस टीम का हिस्सा बाकायदा एक कंपटीशन में हिस्सा लेकर बने हैं उत्कर्ष। ग्रेटर नोएडा के दादरी के एक छोटे से गांव में रहने वाले उत्कर्ष 10वीं के छात्र हैं। वो अभी यूपी बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं। गुड न्यूज टुडे से बातचीत में उत्कर्ष ने बताया कि उन्होंने अपना मॉडल सिर्फ 150 रुपए में तैयार किया, जबकि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले दूसरे बच्चों ने अपने मॉडल के लिए 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक खर्च किए थे। लेकिन उत्कर्ष ने अपने आइडिया और इनोवेशन से सभी को बहुत प्रभावित किया। कंपटीशन के कितने दिन पहले मालूम चला और कैसे तैयारी की? सर प्री बोर्ड चल रहे थे उस टाइम पे, तब मुझे मालूम चला। दरअसल मैं प्री बोर्ड दे ही रहा था, तभी प्रिंसिपल सर आए 16 तारीख को और उन्होंने मुझे बताया कि अभी उनके पास डीएम की तरफ से एक लेटर आया है जिसमें है कि जो बच्चे विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास साधन नहीं है, उनका जेल बजाज इंस्टीट्यूट में अगर सिलेक्शन हो जाता है तो वो डायरेक्ट नासा जाएंगे। ये कंपटीशन 19 तारीख को था, 19 जनवरी को, लेकिन हमें 16 जनवरी को पता चला और 17 और 18 दो दिन में हमने ये मॉडल तैयार किया और मात्र 150 रुपए में हमने इस मॉडल को तैयार किया था। सरकारी स्कूल के छात्र उत्कर्ष पढ़ाई लिखाई के साथ खेती किसानी में भी घर वालों का हाथ बटाते हैं। आज इतनी छोटी सी उम्र में बेटे की इस उपलब्धि पर घर वाले बेहद खुश हैं। कभी सोचा था कि सीधे नासा ही पहुंच जाएगा? नहीं, हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि हमारा बेटा नासा पहुंचेगा इतनी सी एज में। घर में कैसा पढ़ता लिखता है? कितने देर पढ़ता है? घर में तो ये स्कूल से आता है, खाता पीता है, फिर अपने पढ़ने में ही लग जाता है। खेती का काम भी कर रहा है, छोटा से ट्रैक्टर चला लगा जी। मैं तो बीमार हो गया था।
हम तो इनको यही सजेस्ट करते रहे कि भाई तुम मेहनत करो, मेहनत का फल जरूर मिलता है, अवश्य मिलेगा, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। उत्कर्ष की ही तरह नोएडा के सेक्टर 12 में रहने वाले ओम ने भी इसी साइंस कंपटीशन में मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर मॉडल प्रदर्शित किया। 11वीं के छात्र ओम ने ये मॉडल अपने टीचर की देखरेख में तैयार किया था। इसी आधार पर उनको नासा जाने का मौका मिला है। कुछ दिन पहले हमारे ग्रेटर नोएडा के कॉलेज जीएल बजाज में साइंस एग्जीबिशन M3M वालों द्वारा आयोजित किया गया था। वहाँ पे मैंने अपना मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर को प्रेजेंट करा और उसके मेरे को टीम काइजल में मेरा सिलेक्शन हो गया है और अब मैं नासा जाऊंगा टीम काइजल के थ्रू और वहाँ जाकर अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा। मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मेरा हमेशा से सपना था इसरो या नासा जाने का और अब नासा जाने का मेरा सपना पूरा हो रहा है। दोनों छात्रों का सपना स्पेस रिसर्च और एनर्जी सेक्टर में भारत के लिए कुछ अलग करने का है, जो अब 18 से 20 अप्रैल तक होने वाली नासा की प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ग्रेटर नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस वक्त उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। बताइए कैसा लग रहा है आपको, अब आप नासा जा रहे हैं? थैंक यू मैम, जानकर बहुत खुशी हो रही है कि मुझे नासा जाकर देश के लिए कुछ करने का मौका मिला है। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है इस बात की। तैयारी कैसी की है आपने, ये बताइए। मैम एक साइंस एग्जीबिशन हुई थी जेएल बजाज इंस्टीट्यूट नोएडा में, उसमें मैम मेरा सिलेक्शन हुआ है जी। ये मैम M3M फाउंडेशन ने टीम काइजल के लिए मेरा सिलेक्शन किया है। मैम इस कंपटीशन के बारे में ये 19 जनवरी को होनी थी और मुझे 16 जनवरी को पता चला था। तो मैम बनाने का 2 दिन का ही टाइम मिला था इसमें, और इसमें मैम बनाने में मेरी बहन ने मेरी काफी मदद की थी। और हमने सुना है कि वहां तो लाखों में लोग अपने अपने इक्विपमेंट्स लेकर आए थे। आपने 150 रुपए में चार्जर बना के दे दिया वहां पे। यस मैम, मैंने एक ऐसी कार बनाई थी 150 रुपए में, जो विदाउट वायरिंग के चार्ज होती है। मतलब मैम ऐसे ई कार बनाई थी जो अपने घर की पार्किंग में आते ही अपने आप चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, परिवार वालों का क्या रिएक्शन है? आपके मम्मी पापा सब लोग क्या कह रहे हैं कि देखिए जितने खिलौने तोड़े वो कामयाब रहे, अब इसका मतलब तो यही हुआ। देखिए हाँ जी मैम, अब घर वाले कहते हैं कि पहले हम सोचा करते थे कि खिलौने तोड़ता है, पैसों का नुकसान करता है, लेकिन अब घर वाले कहते हैं कि हमें नहीं पता था कि तुम उन खिलौनों को तोड़कर उनसे मिलने वाले ज्ञान को अपने अंदर समेट कर रखते हो। अब आप नासा जा रहे हैं, आगे क्या आपके एम्बिशंस हैं, क्या कुछ आप करना चाहते हैं आगे? मैम मैं डिजाइनिंग इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मैम मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारी रेसिंग कार्स वगैरह होती हैं, इनको एक अपने नए तरीके से डिजाइन करूँ। जी अच्छा, ये बताइए आपके घर पे और कौन कौन लोग हैं और उन सबका क्या रिएक्शन है? सब लोग क्या कह रहे हैं कि अब आप वहां जा रहे हैं, नासा जा रहे हैं, तो वो सब लोग क्या कह रहे हैं? मैम हमारे घर में मम्मी है, पापा जी हैं, दादी हैं, दादाजी हैं, बहन है। मैम सब काफी खुश थे तब उन्हें पता चला कि मेरा नासा के लिए सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, अभी आप 10th का एग्जाम दे रहे हैं, उम्र भी आपकी मेरे ख्याल से 15 साल है शायद? हाँ जी मैम, मैं 15 साल की हूँ। तो क्लास में, स्कूल में बच्चों का या आपके अभिभावकों का किस तरह का रिएक्शन था? टीचर्स का क्या रिएक्शन था? मैम टीचर्स भी काफी खुश थे और मैम स्कूल में भी सब टीचर्स खुश थे। बच्चों को भी बहुत अलग सी खुशी हो रही थी। मैम कुछ बच्चे तो ये कह रहे थे कि ये नासा उत्तर प्रदेश में ही है या कहाँ पर है। मैम नासा अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। तो आपको नासा के बारे में पता है? हाँ जी मैम, नासा अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। अच्छा, और हाँ जी बिल्कुल। और डीएम ने आपका सिलेक्शन किया शायद, है ना? हाँ जी मैम, ये कार्यक्रम डीएम सर के देखरेख में किया गया था और इसमें M3M फाउंडेशन ने कार्यक्रम आयोजित किया था। इसमें मेरा टीम काइजल के लिए सिलेक्शन हुआ है, जो टीम अमेरिका के नासा में जाकर वहां पर मैं अपने एक रोवर को रिप्रेजेंट करेंगे। जी, तो वो किस तरह का रोवर होगा, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। क्या ये एक टीम होगी या ये भी आपको इंडिविजुअली करना है? नहीं मैम, हमारी एक टीम है जिसका नाम टीम काइजल है। ये वहां पर एक रोवर है मैम, जो ऊंची नीची पहाड़ियों पर चढ़ने में सक्षम है, हर तरीके के रास्तों पर चलने में सक्षम है।
मैम जिस तरीके की हमें दुविधाएं अंतरिक्ष में दूसरे ग्रहों पर, मंगल ग्रह पर और ये चंद्रमा पर देखने के लिए मिलती हैं, उन सब दुविधाओं का एक निवारण करते हुए हमने इस रोवर को बनाने की कोशिश की है। चलिए, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और हम यही दुआ करते हैं कि आपका मिशन सक्सेसफुल हो और आप जल्दी नासा जाएं। और जैसा आपने कहा कि आपके मिशंस बहुत बड़े हैं, कोशिश यही हमारी तरफ से भी यही विशेष है कि आपकी तमाम कोशिशें भी कामयाब हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू मैम। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चारधाम यात्रा की, जिसके शुभारंभ की तारीखों को अभी घोषित तो नहीं किया गया है, लेकिन मई में इसकी शुरुआत हो सकती है। ऐसी मान्यता है कि जिस व्यक्ति को चारधाम में से किसी एक धाम के भी दर्शन हो जाते हैं, उसे मोक्ष प्राप्त होता है, और इसके साथ ही जीवन में आ रही ज्यादातर समस्या खुद ब खुद दूर होने लगती हैं। वेद और पुराणों में भी चारधाम यात्रा को बहुत शुभ और धार्मिक यात्रा के तौर पर दर्जा दिया गया है। उस पर जाने वालों को हर तरह के पाप से मुक्ति मिलने की मान्यता भी है, और यही वजह कि सनातन धर्म को मानने वाले हर शख्स की कोशिश यही होती कि अपने जीवन काल में कम से कम एक बार तो चारधाम यात्रा कर ही आए। चारधाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट साल में सिर्फ 6 महीने के लिए खोले जाते हैं। सर्दियों में यहाँ काफी बर्फबारी होती है और इसीलिए तकरीबन 6 महीने के लिए कपाट बंद रहते हैं। ठंड का मौसम अब खत्म होने की कगार पर है। 2 महीने के अंदर ही चारधाम यात्रा आरंभ होने भी वाली है, जिसके सुगम और सुरक्षित जिसको बनाने के लिए उत्तराखंड का स्वास्थ्य विभाग अभी से ही जुट गया है। श्रद्धालुओं के लिए इस बार भी 11 भाषाओं में दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, जिनमें बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, मराठी और उड़िया भाषा शामिल है, ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य महकमे की एसओपीज को समझने में दिक्कत न आए। इस बार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चारधाम यात्रा के दौरान तैनात होने वाले डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को हाई ऑल्टीट्यूड में काम करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की ऐसी टीम को तरजीह दी जाएगी जो शारीरिक रूप से पूरी तरह से फिट हो। पहले चारधाम यात्रा के दौरान 150 लोगों की मेडिकल टीम तैनात होती थी, लेकिन इस बार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उनकी संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, जिनकी पोस्टिंग चारधाम मार्ग पर सिर्फ 15-15 दिन के लिए ही होगी। इस बार रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी जिलों में तैनात डॉक्टरों को चारधाम में तैनात नहीं किया जाएगा, ताकि उनकी कमी की वजह से जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा न जाए। इस बार भी चारधाम यात्रा से जुड़े मार्गों पर जगह जगह तीर्थ यात्रियों की हेल्थ स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसके लिए पीओसीटी यानी कि पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग मशीन से श्रद्धालुओं में ब्लड शुगर, हेमोग्लोबिन, कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड के स्तर की जांच की जाएगी। पिछली बार चारधाम यात्रा में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और पिछले साल 55 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री वहां पहुंचे थे, और इस बार भी आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। संभावना यही जताई जा रही है कि चारधाम में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पिछले साल के यात्रियों के रिकॉर्ड को भी तोड़ सकती है, और यह जग जाहिर है कि चारधाम के दर्शन करने के लिए लोग महीनों इंतजार करते हैं। अब इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि यहां आना अपने आप में एक अलग अनुभव होता है। चारधाम यात्रा पर जाने के लिए मई से अक्टूबर के बीच के समय को सही माना जाता है, क्योंकि इस दौरान वहां मौसम काफी सुखद रहता है। आमतौर पर इस समय बर्फबारी नहीं होती है, लेकिन फिर भी चढ़ाई और ठंड की वजह से चारधाम से जुड़ी तीर्थयात्रा कठिन होती है, और यही वजह कि स्वास्थ्य विभाग चारधाम की यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों से खुद अपने स्वास्थ्य का परीक्षण करने की भी अपील करते हैं। अपील हम लोगों ने पिछली बार भी जारी किया था, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए हमने 11 लैंग्वेजेस में हमने उसको एसओपीज़ को हमने प्रकाशित किया था। तो इस बार भी जनता से ये अपील है कि आप सबका स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड में और चारधाम में, लेकिन आप अपना जो है स्वास्थ्य परीक्षण, जिनको प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ इलनेस है, कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, तो आप अपना प्रॉपरली जो है चेकअप करा लें, और पूरा जो है अपना हेल्थ प्रॉपरली इंश्योर करने के बाद आप ट्रैक शुरू करें। और बीच में बीच रास्ते में उत्तराखंड सरकार ने वेटिंग पॉइंट्स भी बनाए हुए हैं, तो अगर आपको किसी भी प्रकार का डिस्कम्फर्ट महसूस होता है तो बीच बीच में रुक के फिर स्लोली अपना यात्रा शुरू ये करें। और
खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।